जो ये स्थायी निवासी और एक वर्ष की परिभाषा का एक भ्रम है, और ये जरूरी नहीं है कि ये फैलाया जा रहा है। ये कभी पढ़ने में जिसको उसका जो उससे जुड़ा नहीं है उसको ये आइडिया स्वाभाविक हो सकता है, ऐसा भी मैं मानती हूँ। लेकिन इसमें कोई आपको रिवॉर्ड नहीं किया जा रहा, आपको लाभ नहीं दिया जा रहा कि आइए आप एक वर्ष से अधिक हैं तो आपको लाभ दिया जा रहा है। रादर इट्स नॉट इवन पनिशमेंट, बट रादर ये आपको उस अम्ब्रेला की जद में ला रहा है, और जद जब होती है तो नियंत्रण किया जा रहा है। नियंत्रण किया जा रहा है मीन्स आपको रजिस्ट्रेशन, अगर हर कालखंड एक बदलाव चाहता है, और कोई भी सियासी इसमें एक कम्युनिटी को टारगेट करना ये कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन हाँ, ये जरूर था कि जो महिलाएं हैं जो पढ़ना चाहती हैं, जिनकी शादी आप 18 साल से बहुत पहले कर देते हैं, उसमें उसके जो फिजिकल मैच्योरिटी है, जो उसकी मेंटल मैच्योरिटी है, उसका ध्यान नहीं रखते हैं। ये सब चीजें थी, इसलिए इसको लाना था। तो ये कोई अपीजमेंट भी नहीं है या टारगेट भी नहीं है किसी एक कम्युनिटी का। तमाम लोग कह रहे हैं कि उत्तराखंड में देवभूमि में आप लिव इन का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, यही से आप शुरुआत करें, लोग आएंगे यहाँ से लिव इन का सर्टिफिकेट लेंगे, और देवभूमि की जो छवि है तो छवि को कहीं ना कहीं धूमिल करने का काम किया जाए। तो क्या लिव इन का जो सर्टिफिकेट आप इसको कैसा देख रही है? देखिए, जो विजयन जी लिव इन रिलेशनशिप है, इसमें आपने देखा होगा कि यूसीसी में दोनों तरीके के लोगों को इससे आपत्ति है। एक वो लोग जो कहते हैं कि हमारे पर्सनल आपने जो हमारी प्राइवेसी थी, उस राइट टू प्राइवेसी का आपने उल्लंघन किया है, और एक दूसरा पक्ष है जिसे लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप का केवल बातचीत करना ही उत्तराखंड की संस्कृति इससे धूमिल होती है। लेकिन मैं इसको एक पूरे डिफरेंट तरीके से देख पा रही हूँ, और ये तरीका ये है कि आजकल बच्चे साथ रह रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे आप शराबबंदी ये सोच के कर दें कि शराबबंदी के बाद लोग शराब नहीं पीएंगे। ये कुछ उसी तरीके का मामला है। ये हमारी संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है। ये संस्कृति में कभी भी विवाह का विकल्प नहीं हो सकता। लेकिन जो विवाह एक संस्था है, जो बहुत ही समृद्ध संस्था भारतीय संस्कृति में है, अब आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली टीचर होने के नाते युवाओं से ज्यादा संपर्क होता है। ऐसे युवा हैं जो या तो शादी नहीं कर रहे हैं, और वो इस बात को नहीं मानते कि जीने का कोई तरीका शादी ही है, विवाह ही एक तरीका है। वो शायद मेरी पीढ़ी के लिए आप दोस्तों नमस्कार। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, और उत्तराखंड के नाम एक इतिहास दर्ज है कि आजादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य है जहां यूसीसी लागू हुआ है। यूसीसी को लेकर सत्ता के गलियारों में चर्चाएं भी हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि ये सोशल रिफॉर्म्स हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि यूसीसी को जबरदस्ती जो है थोपा जा रहा है, देवभूमि और देवतुल्य जो जनता है इस पर थोपा जा रहा है। फिर यूसीसी की शुरुआत किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी से क्यों नहीं की गई? देवभूमि उत्तराखंड को ही क्यों यूसीसी के लिए चुना गया? विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ दून यूनिवर्सिटी की वर्तमान वीसी प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो यूसीसी की ड्राफ्टिंग कमेटी में जो मेंबर भी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात सभी लोगों के लिए कानून, इसमें यूनिफॉर्म की बात कही गई थी। सवाल ये उठ रहा है कि जितने राज्य उतने कानून, इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये यूसीसी के बारे में जब बातचीत हो रही थी और ड्राफ्टिंग कमेटी जब फ्रेम की गई, उसके बाद इसमें जो प्रश्न आपका है ये उतना स्वाभाविक था कि अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो ये केंद्र सरकार के स्तर से या पार्लियामेंट के स्तर से होना चाहिए। और उसी विषय को लेकर एक याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर कि ये कॉन्करेंट लिस्ट का मामला है और इसको खारिज कर लिया, और कहा कि स्टेट इसमें अपने कानून बना सकता है। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना काम शुरू किया। अच्छा मैम, लोगों का ये भी कहना है कि देवभूमि उत्तराखंड में यूसीसी पहला स्टेट उत्तराखंड बन जाता है। क्या देवभूमि को चुनना कितना सही है, तार्किक आपको लगा, या फिर शुरुआत कहीं से भी की जा सकती थी? लॉजिक क्या था? देखिए, लॉजिक ये है, मुझे लगता है कि आजादी के बाद से और अभी तक, और जब संविधान सभा में इस मुद्दे पर बहस चल रही थी, ये अपने आप में विजयन जी एक बहुत ही डेयरिंग स्टेप है। अगर ये बनना था तो आज तक क्यों नहीं बना, और अगर ये बना तो फिर सिर्फ उत्तराखंड में क्यों बना? और मुझे लगता है कि इसके लिए एक विल पावर की आवश्यकता होती है, और बहुत ही सिस्टमेटिक काम करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये कानून है। एक कानून में आपके व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानून बनाए जा रहे हैं, तो उसको करने के लिए एक नेतृत्व की विल पावर भी चाहिए, और
उसके बाद जब ये तय किया गया तो उत्तराखंड में जो ये कानून बना, ये बहुत ही सोच समझ के और बहुत इट इज मेटिकुलसली बीइंग डन। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई क्यों नहीं बनना चाहिए था उत्तराखंड के द्वारा। अच्छा मैम, ये भी कहा जा रहा है कि पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट, तुष्टिकरण की राजनीति की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। क्या वास्तव में पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट इस प्रकार का कुछ है या फिर ये भ्रमजाल फैलाया जा रहा है? नहीं, मुझे लगता है, देखिए हम 21वीं शताब्दी का तीसरे दशक के भी बीच में हैं। उत्तराखंड 25 वर्ष का पूर्ण होगा और आजादी का हम अमृत काल है और 75 वर्ष पूर्ण हो गए। मुझे लगता है कि हर चीज की अपनी एक लिमिट होती है। अभी तक आप व्यक्तिगत मामलों को जो नियंत्रित कर रहे थे, आपके जो पर्सनल लॉज थे और जो शरीयत थी या जो धार्मिक कानून थे, हर चीज की एक लिमिट है और हर कालखंड एक बदलाव चाहता है। और कोई भी सियासी इसमें एक कम्युनिटी को टारगेट करना ये कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन हाँ, ये जरूर था कि जो महिलाएं हैं जो पढ़ना चाहती हैं, जिनकी शादी आप 18 साल से बहुत पहले कर देते हैं, उसमें उसके जो फिजिकल मैच्योरिटी है, जो उसकी मेंटल मैच्योरिटी है, उसका ध्यान नहीं रखते हैं। ये सब चीजें थी, इसलिए इसको लाना था। तो ये कोई अपीजमेंट भी नहीं है या टारगेट भी नहीं है किसी एक कम्युनिटी का। क्वेश्चन जो आजकल अमूमन गूंज रहा है कि 1 साल जो भी यहाँ रहेगा उस पर यूसीसी लागू हो जाएगा, और उसके बाद ये भी एक क्राउड बाजार में इस प्रकार की आशंकाएं भी तैर रही है कि बताया जा रहा है कि क्या उसको यहाँ का स्थायी निवासी मान लिया जाएगा। ये क्लियरिफाई करना चाहिए, अब क्या वास्तव में 1 साल रहने के बाद उसको स्थायी निवासी यहाँ मान लिया जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल एक गलत धारणा है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है निवासी से क्या अर्थ है। स्थायी शब्द तो है ही नहीं, निवासी से क्या अर्थ है। और फिर निवासी को डिफाइन किया गया है। एक वो जो सरकार की परिभाषा में स्थायी निवासी होता है, जो भी सरकार के पैरामीटर है उसको पूरा करता है, जिसमें आप भी आते हैं, मैं भी आती हूँ, वो सारे मूल निवासी भी आते हैं और स्थायी निवासी भी आते हैं। फिर उसमें लिखा है कि राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारी, फिर उसमें लिखा है केंद्र सरकार के स्थायी कर्मचारी, और उसमें लिखा है कि या वो जो राज्य या केंद्र सरकार की लाभ की योजनाएं ले रहे हों, उत्तराखंड में रह रहे हों, या वो उत्तराखंड में 1 वर्ष से अधिक की अवधि से रह रहे हों। कि उसी प्रकार का है विजेंद्र जी, जैसे आप वोट के लिए कुछ निर्धारित करते हैं कि आपका वोटर आईडी बिहार में भी है, आपका वोटर आईडी उत्तराखंड में भी है, लेकिन वोट आप एक जगह देंगे। तो आप उसमें लिखते हैं कारण कि आप देहरादून में अभी निवासी हैं और आप यहीं वोट देना चाहेंगे, और आपको 6 माह से अधिक इस जगह पे हो गया और आपको लग रहा है आपको अपने वोट के अधिकार का उपयोग करना चाहिए, तो आप अपना वोटर आईडी बनाते हैं। उसके लिए तमाम चीजें मानी जाती हैं। इसका मूल निवास से, इसका स्थायी निवास से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ उसकी जो नीड है, यूसीसी की जो नीड है, और यूसीसी की नीड है कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए विवाह का, आपका तलाक का इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपका लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये सिर्फ उस कारण से किन लोगों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, किन लोगों को हम माने कि आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इसमें मैं एक चीज और इलेबोरेट करना चाहती हूँ। जो ये स्थायी निवासी और 1 वर्ष की परिभाषा का एक भ्रम है, और ये जरूरी नहीं है कि ये फैलाया जा रहा है। ये कभी पढ़ने में जिसको उसका जो उससे जुड़ा नहीं है उसको ये आइडिया स्वाभाविक हो सकता है, ऐसा भी मैं मानती हूँ। लेकिन इसमें कोई आपको रिवॉर्ड नहीं किया जा रहा, आपको लाभ नहीं दिया जा रहा कि आइए आप 1 वर्ष से अधिक हैं तो आपको लाभ दिया जा रहा है। रादर इट्स नॉट इवन पनिशमेंट, बट रादर ये आपको उस अम्ब्रेला की जद में ला रहा है, और जद जब होती है तो नियंत्रण किया जा रहा है। नियंत्रण किया जा रहा है मीन्स आपको रजिस्ट्रेशन अगर विजयन जी ने नहीं कराया है तो आपको कराना होगा। आप पिछले 1 साल से अधिक से उत्तराखंड में रह रहे हैं, आपको कानून कह रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए, तो आप रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करा रहे हैं? तो मुझे लगता है कि जहां पे स्थायी निवास का मसला आता है, कौन स्थायी निवास होंगे, वो आपको किस चीज में बेनिफिट दे रहा है। जो हमारे गौ समूह गौ के पद हैं, क्या उसमें बेनिफिट दे रहा है? क्या इसमें बेनिफिट का कोई मतलब नहीं है। इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा फिक्स की गई है, इसलिए वो आवास निवास करने को एक्सप्लेन किया गया। लिव इन का मामला इसमें लाना, और कहीं ना कहीं उसके बाद तमाम लोग कह रहे हैं कि उत्तराखंड में देवभूमि में आप लिव इन का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, यहीं से आप शुरुआत करें, लोग आएंगे यहाँ से लिव इन का सर्टिफिकेट लेंगे, और देवभूमि की जो छवि है उसको कहीं ना कहीं, उसको छवि को कहीं ना कहीं धूमिल करने का काम किया जाए। तो क्या लिव इन का जो सर्टिफिकेट है आप इसको कैसा देख रही है? देखिए, जो विजयन जी लिव इन रिलेशनशिप है, इसमें आपने देखा होगा कि यूसीसी में दोनों तरीके के लोगों को इससे आपत्ति है। एक वो लोग
जो कहते हैं कि हमारे पर्सनल आपने जो हमारी प्राइवेसी थी, उस राइट टू प्राइवेसी का आपने उल्लंघन किया है। और एक दूसरा पक्ष है जिसे लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप का केवल बातचीत करना ही उत्तराखंड की संस्कृति इससे धूमिल होती है। लेकिन मैं इसको एक पूरे डिफरेंट तरीके से देख पा रही हूं, और ये तरीका ये है कि आजकल बच्चे साथ रह रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे आप शराबबंदी ये सोच के कर दें कि शराबबंदी के बाद लोग शराब नहीं पिएंगे। ये कुछ उसी तरीके का मामला है। ये हमारी संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है। ये संस्कृति में कभी भी विवाह का विकल्प नहीं हो सकता। लेकिन जो विवाह एक संस्था है, जो बहुत ही समृद्ध संस्था भारतीय संस्कृति में है, अब आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली टीचर होने के नाते युवाओं से ज्यादा संपर्क होता है। ऐसे युवा हैं जो या तो शादी नहीं कर रहे हैं और वो इस बात को नहीं मानते कि जीने का कोई तरीका शादी ही है, विवाह ही एक तरीका है, वो शायद मेरी पीढ़ी के लिए, आपकी पीढ़ी के लिए। लेकिन जो बच्चे आ रहे हैं उनको लगता है कि हाँ ये भी एक तरीका है। तो ये बात डायलॉग में ही सामने आई, ये बात सही है कि ये ना तो हमने इसके बारे में विचार किया था और ना कुछ ऐसा विचार करने का किसी सदस्य की ओर से कभी कोई प्रपोजल आया। लेकिन हुआ क्या, जब हम डायलॉग करने के लिए निकले तो धीरे धीरे लोगों के बीच से ये बात आई कि ये बिल्कुल गलत है और लड़के लड़कियां बिना शादी के साथ रह रहे हैं। ये आप इसको दिस इज रियलिटी। अब आप रियलिटी को कहें कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, तो मैं भी उसी फेवर में हो सकती हूँ। लेकिन जब ये सामने आया कि एक रियलिटी है और ये बहुत सारे लोगों की व्यक्तिगत लाइफ को प्रभावित कर रही है, और विशेषकर उन माँ बाप की चिंता इसमें आई। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि आप बताइए किसने कहा था कि लिव इन पे कानून बनाइए। लेकिन ये जो यूसीसी है, ये एक बहुत बड़ी बातचीत के बाद, बहुत बड़े जनसंपर्क के बातचीत से, और आपको पता ही है कि 2,33,000 से ज्यादा लोगों ने हमें पत्र लिखे थे, और निश्चित रूप से उसमें लिव इन रिलेशनशिप को भी हाईलाइट किया गया था कि क्या नई पीढ़ी को ये आजादी होनी चाहिए। और जो माँ बाप का उसके अंदर एक डर था, वो जो 2-3 बहुत ही ग्रूसम केसेस नेशनल लेवल पे हुए थे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी एक केस को लेते हैं, श्रद्धा का केस, और आपने सुना होगा कि 10-15 दिन पहले उनके पिता की डेथ हो गई और उनको केवल एक बक्सा दिखाया जाता था जिसमें उसकी हड्डियां रखी थी, और वो उनको क्रिया जो आखिरी राइट्स होते हैं वो करने को उनको नहीं मिला, और अभी शायद हफ्ते पहले या 10 दिन पहले उनका अटैक से उनका निधन हो गया। तो ये वो केसेस थे जिसने सारे जनमानस को हिला के रख दिया था। आप उसे माने, आप ना माने, आप मोड ऑफ डिनाइल में रहें, वो आप कर सकते हैं, आपको भी अधिकार है। लेकिन यंग बच्चे इस रिलेशनशिप में रहते हैं। अब अगर वो रहते हैं तो हमने केवल इतना कहा कि अगर आप रह रहे हैं तो कम से कम आपके घर का पता, आप कहाँ रह रहे हैं, ये पता होना चाहिए। और अगर आप नाबालिग हैं, आइदर ऑफ द पार्टनर्स, एक नाबालिग है, तो जिन माँ बाप ने आपको पढ़ाया लिखाया, जिन्होंने आपको बड़ा करने में इतने कष्ट झेले, उनको ये तो पता होना चाहिए कि उनका बेटा कहाँ है, उनकी बेटी किसके साथ रह रही है। और मुझे हमेशा लगता है कि अगर आप इतने डेयरिंग है कि आप शादी जैसी संस्था के इतर भी साथ रह सकते हैं, तो आपको फिर डेयरिंग इतना भी होना चाहिए कि आप प्रशासन अगर आपका रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपके डिटेल मांग रहा है, आपके घर के डिटेल मांग रहा है, तो आपको देने चाहिए। और अपने माता पिता को भी आपको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, क्योंकि भारत जैसे समाज में माता पिता का आप वेस्टर्न सोसाइटी से कंपेयर नहीं कर सकते। वेस्टर्न सोसाइटी में इसका रजिस्ट्रेशन बहुत ही आम बात है। वहां तो ये बिल्कुल इसको रजिस्टर करना एक कंपलसरी है। अगर आप किसी पार्टनर के साथ रहते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कानूनन। तो अब क्योंकि समय बदल गया और इसको भी हमें एक रियलिटी के रूप में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो यूसीसी पर एक विस्तृत चर्चा हमने की, और मैम ने जैसे मैं बताया कि ये एक सोशल रिफॉर्म्स है और आने वाले समय के साथ साथ जो है इसके प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। हालांकि समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो इसको सोशल रिफॉर्म्स नहीं मान रहा है, पर समय के साथ साथ जो है आप भी जो है इस एक्सेप्टेंस को स्वीकार करेंगे कि वास्तव में ये सोशल रिफॉर्म्स है, और तमाम जो महिलाओं को लेकर, बच्चों को लेकर जो अधिकार आज तक नहीं मिले थे, यूसीसी के जरिए अधिकार जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, ये चर्चा आपको कैसे लगी, आप देखते रहेगा और जुड़ते रहेगा प्रवचन डिजिटल के साथ। धन्यवाद।